हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो दोस्तों? आशा रखता हूं आप सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है कल्प शाह फ्रॉम लीगल सहायता डॉट कॉम। हमारा दोस्तों एक ही मोटो है, छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी, टैक्स कंप्लायंस पार्टनर, लीगल सहायता डॉट कॉम। चाहे जीएसटी रिटर्न हो, चाहे जीएसटी रिफंड हो, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स प्लानिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन बनाने हो, फसाई लाइसेंस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, पोर्ट रजिस्ट्रेशन, डीजीएफटी कंसल्टेंसी, ए ऑल सर्विसेज अंडर वन रूफ, लीगल सहायता डॉट कॉम। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। हमारी सेवाएं कुछ इस तरह से हैं: नया कंपनी इनकॉर्पोरेशन करना हो, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, आरओसी कंप्लायंस, इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न, जीएसटी का एक्सपोर्टर्स का रिफंड, एडी कोड रजिस्ट्रेशन, फसाई रिलेटेड रजिस्ट्रेशन, फसाई का सेंट्रल लाइसेंस, फसाई का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, ऑल सर्विसेज अंडर वन रूफ। कॉल 8000 और 28250। दोस्तों, आज का हमारा विषय है आइस गेट रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो दोस्तों, आइस गेट रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो हम समझते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आइस गेट रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास एक आईसी नंबर होना चाहिए, एक एक्टिव जीएसटी नंबर होना चाहिए। दूसरी उसकी रिक्वायरमेंट है आधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम कट टू कट, वर्ड टू वर्ड सेम होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि पैन कार्ड में नाम जो होता है ना, उसके डेटाबेस में कुछ और होता है और पैन कार्ड के ऊपर कुछ नाम अलग छपा होता है। तो हमें कौन सा नाम देखना है? तो पैन कार्ड में डेटाबेस में जो नाम है ना, वो देखना है। और पैन कार्ड का डेटाबेस का नाम कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करना है। वहां पे आपको यहाँ पे माय प्रोफाइल में जाना है। माय प्रोफाइल में आपके ऑप्शन मिल जाएगा कंपेयर पान विथ आधार। पान विथ आधार अगर आप कंपेयर करेंगे तो वहां पे एक आपको आधार ओटीपी मांगेगा। आधार ओटीपी डाल के आप पैन में और आधार में सेम नाम है कि नहीं वो चेक कर सकते हो। वहां पे आपको क्लियरली दिख जाएगा कि आपका जो पैन कार्ड में एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट जो नाम है वो वर्ड टू वर्ड और लेटर टू लेटर सेम आधार कार्ड के हिसाब से है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, आप आधार कार्ड में या पैन कार्ड में चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको गूगल में लिखना है बुक आधार अपॉइंटमेंट। यहाँ पे कुछ कुछ सिटियों में ऑनलाइन आधार अपॉइंटमेंट भी आप बुक कर सकते हो। और वहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटी है ना कि जैसे कि अहमदाबाद का हमारा ये सेंटर है, वहाँ पे आपको पासपोर्ट ऑफिस जैसी सर्विस मिलेगी और 5 से 10 मिनट में आपका अपॉइंटमेंट भी खत्म हो जाएगा और आपका जो काम है वो निपट जाएगा। या आप पैन कार्ड में अपडेट करना चाहते हो तो आप एनएसडीएल या यूटीआई की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन या ऑफलाइन डॉक्यूमेंट सेंड करके अपडेट कर सकते हो। लेकिन शॉर्ट में जो बंदा है जिसकी डिजिटल सिग्नेचर हम यूज करने जाएंगे, उसका नाम और जिसका नाम आईसी को, जिस डायरेक्टर का नाम या जिस पार्टनर का नाम आईसी कोड के ऊपर छपा हुआ है, उसका नाम पैन में और आधार में कट टू कट, वर्ड टू वर्ड सेम होना चाहिए। और आगे जाके हम देखेंगे उसमें आगे क्या करना है। और तीसरी रिक्वायरमेंट है एक्सेस टू आईसी और जीएसटी मोबाइल नंबर है एंड ईमेल आईडी। जो आपने आईसी कोड में या जीएसटी नंबर में जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया है उस पर एक एक ओटीपी आता है, तो उसके लिए आपके पास आईसी में जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया है उसका एक्सेस होना चाहिए, या फिर जीएसटी में जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिया है उसका एक्सेस होना चाहिए। पांचवी रिक्वायरमेंट है आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट होना चाहिए। जो डिजी लॉकर में आपने इश्यूड डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड इश्यू डॉक्यूमेंट में आपने आधार कार्ड ऐड करा हुआ होना चाहिए। उधर वहां पे भी आपका नाम सेम एज पैन एंड आधार होना चाहिए, तभी वो डिजी लॉकर से और पैन से आपका नाम मैच करेगा। समझ लो आपने आधार कार्ड में नाम अलग था और आपने अपडेट करवाया है, तो फिर आपको डिजी लॉकर में भी इश्यू डॉक्यूमेंट में जाके एक ऑप्शन बटन दबाना है रिफ्रेश। वहां रिफ्रेश बटन दबाओगे डिजी लॉकर में जाके तो आपका जो नया नाम आधार में या पैन में, आधार वहां पे आधार ही दिखता है, तो आधार में जो नया नाम है वो आप रिफ्रेश कर सकते हो। पैन में भी आप चेंज करवाना चाहते हो, लेकिन डिजी लॉकर अगर आप नाम चेंज करते हो तो डिजी लॉकर में इश्यू डॉक्यूमेंट में जाके रिफ्रेश करना जरूरी है। और हाँ, और छठी रिक्वायरमेंट है डिजिटल सिग्नेचर क्लास 3। अब कोई पूछेगा क्लास 3 में तो दो प्रकार की आती है, एनक्रिप्शन भी आती है और साइनिंग भी आती है। मैं आपको यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार की डिजिटल सिग्नेचर चाहिए जिसे पेन ड्राइव कहते हैं। इसके अंदर आपका एक ऑथोराइजेशन यानी कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने एक आपकी डीएससी सिग्नेचर इंस्टॉल करी होती है, वो भी हम आपको इश्यू करवा सकते हैं। हम पूरी ये सारी सर्विस आपको दे सकते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर सिर्फ साइनिंग जरूरत है, एनक्रिप्शन की जरूरत टेंडर भरने में होती है। यहाँ पे एनक्रिप्शन आइस गेट रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरत नहीं है। तो डिजिटल सिग्नेचर क्लास 3 साइनिंग की जरूरत है।
और वो एक्टिव होनी चाहिए डीएससी, फिर और बोर्ड रिजोल्यूशन और आईसी कोड। अभी ये 6 रिक्वायरमेंट तो मैंने क्या बताया आपके पास होना जरूरी, लेकिन जब आप आईएस गेट रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे तब अपलोड क्या करना है, दो ही चीजें अपलोड करनी है कि बोर्ड रिजोल्यूशन एंड आईसी कोड। अब आप देखिए बोर्ड रिजोल्यूशन और आईसी कोड में क्या है, बोर्ड रिजोल्यूशन आपका ऐसा होना चाहिए जो उन्होंने एक फॉर्मेट दिया है उस प्रकार से होना चाहिए, कलर लेटर हेड पे होना चाहिए। बोर्ड रिजोल्यूशन ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पे भी ब्लैक एंड व्हाइट लेटर हेड पे प्रिंट कर दिया। देखो मैं आपको एक सैंपल बताता हूँ, इस प्रकार से बोर्ड रिजोल्यूशन होना चाहिए। देखो मैंने कंपनी का नाम वगैरह सब कुछ छुपा दिया है, लेकिन ये इसका बोर्ड रिजोल्यूशन का एक आदर्श एग्जाम्पल है किस तरह से उन्होंने साइन स्टैंप वगैरह करा है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली भी, और ये तो सिर्फ बता रहा हूँ कि इसकी नीटनेस और क्लीनलीनेस कैसे होनी चाहिए वो मैं यहाँ पे आपको ये दो एग्जाम्पल के द्वारा बताना चाहता था। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से कलर लेटर हेड है, उसका ओरिजिनल कलर लेटर हेड, अगर आपके ओरिजिनल कलर लेटर हेड नहीं है आपके पास तो वर्ड में आप कलर में पूरा लिख के बना सकते हो वर्ड, या फिर किसी कंप्यूटर वाले का आप मदद ले सकते हो, लेकिन उस पर आपको साइन और स्टैम्प फिजिकली करना है, फिर उसे आपको स्कैन करके अपलोड करना है। और आइडियली आपको वो मोबाइल से स्कैन नहीं करना है, कंप्यूटर से स्कैन करना है, ताकि उसकी लाइटिंग पूरी तरह से एक समान दिखे। तो बोर्ड रिजोल्यूशन का फॉर्मेट क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ी देर में। ये रहा वर्ड में, हाँ जी, ये रहा प्रोप्राइटरशिप का बोर्ड रिजोल्यूशन का फॉर्मेट, उसकी चर्चा कर लेते हैं। प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो, फॉर्मेट तो दोनों में ही सेम है, कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्म का बोर्ड ऑफिशियल अथॉरिटी ऑफिशियल लेटर हेड बनाना है, फिर आपको फर्म का नाम लिखना है, यहाँ पे आईसी और जीएसटी। ये फॉर्मेट लेटर हेड का उन्होंने नहीं दिया, लेकिन इसके नीचे जो उसका कंटेंट है उसका दिया है। तो सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन पास एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ एक्स वाई जेड प्रोप्राइटरशिप फर्म, यहाँ पे आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म का नाम आएगा। हेल्ड ऑन सो एंड सो डेट एट द एड्रेस, यहाँ पे एट एड्रेस, यहाँ पे एक एड्रेस वर्ड लिखना है, एट एड्रेस, एड्रेस करके पूरा आपकी फर्म का जो आईसी कोड में नाम है पूरा नाम आप छाप दीजिए यहाँ पे, पूरा आईसी कोड में जो पूरा एड्रेस है वो पूरा एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए आईसी में से लेके। रिजॉल्व दैट द एक्स वाई जेड प्रोप्राइटरशिप फर्म हैज डिसाइडेड, प्रोप्राइटरशिप में तो प्रोप्राइटर अकेला होता है, तो उसने डिसाइड किया है दैट मिस पिक्यूआर प्रोपराइटर, तो उस प्रोपराइटर का नाम लिखना है, मिस्टर या मिस, यहाँ पे मिस है तो मैं मिस्टर कर देता हूँ, जो भी आपका रेलेवेंट हो, मिस्टर या मिसिस पिक्यूआर प्रोपराइटर, आपका यही नाम जो पिक्यूआर प्रोपराइटर लिख रहे हो ये सेम एज पैन सेम एज आधार, तीनों और दोनों ही जगह सेम होना चाहिए पैन और आधार में, और वो ही सेम नाम आपकी डीजीएफटी के एज अ पार्टनर प्रोफाइल में अपडेटेड होना चाहिए। वो कैसे आप देखेंगे, तो आप गूगल में लिखिए व्यू एनी आईसी, व्यू एनी आईसी लिखेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा व्यू एनी आईसी, फिर व्यू एनी आईसी में यहाँ पे आपका आईसी नंबर डालिए, आईसी नंबर डालने के बाद जो आपका आईसी का फर्म का नाम है वो फर्म के नाम के पहले 3 लेटर डालिए, पहले 3 लेटर डालो या फिर पूरा ही डाल दो तो भी चलेगा। फिर आपको आपका क्या नाम आईसी में दिख रहा है पार्टनर का वो मिल जाएगा। देखो यहाँ पे जो नाम आएगा ना डिटेल्स ऑफ प्रोपराइटर पार्टनर, वो सेम नाम पैन कार्ड में, आधार कार्ड में, डिजी लॉकर में और डिजिटल सिग्नेचर में और बोर्ड रिजोल्यूशन में वही नाम इधर होना चाहिए। जो यहाँ पे मिस्टर एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड ही होना चाहिए, फिर जेड सरनेम है तो जेड एक्स वाई नहीं हो जाना चाहिए, कई बार लोग सरनेम आगे कर देते हैं। तो ये मैंने आपको एक बता दिया। फिर उसका पैन नंबर लिखना है हैविंग पान सो एंड सो, उसका डेजिग्नेशन प्रोपराइटर सो एंड सो, फिर इसमें ये पैरा पहला खत्म हो गया। फिर रिजॉल्व फर्दर दैट मिस्टर और मिस पिक्यूआर प्रोपराइटर हैविंग पान डेजिग्नेशन प्रोपराइटर इज ऑल्सो हियर बाय ऑथोराइज टू साइन ऑल डॉक्यूमेंटेशन ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजर इन द एब्सेंस ऑफ पिक्यूआर। अब यहाँ पे क्या लिखा, प्रोपराइटर में पिक्यूआर नहीं है, पिक्यूआर प्रोपराइटर का नाम है वो एब्सेंट है, तो उसकी जगह पे कौन काम करेगा, तो उसका नाम लिखना है और उसका पैन नंबर यहाँ पे लिखना है। लेकिन प्रोपराइटर में नॉर्मली आप पिक्यूआर ही दोनों जगह लिख देंगे और दोनों ही जगह उसका पैन नंबर लिख देंगे, यानी कि ये वाले पैरा में भी पिक्यूआर का नाम और पैन नंबर और ये वाले पैरा में ही पिक्यूआर का नेम और पैन नंबर लिखेंगे तो चलेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप है या प्राइवेट लिमिटेड है या एलएलपी है तो यहाँ पे कोई एक दूसरा पार्टनर का नाम लिखना पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई पिक्यूआर की जगह में एओपी लिख देता हूँ, एओपी पार्टनर है तो एओपी का फिर दूसरा उसको जो पीक्यूआर का पैन नंबर उससे ऑब्वियसली अलग से उसका पर्सनल पैन नंबर अलग होगा, उसका डेजिग्नेशन पार्टनर या डायरेक्टर या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर आ जाएगा एलएलपी है तो फिर वो किसके एब्सेंस में काम करेगा, पीक्यूआर पे के एब्सेंस में, तो यहाँ पे पीक्यूआर लिखना है, फिर यहाँ पे एओपी एओपी पार्टनर, फिर यहाँ पे पीक्यूआर का साइन, यहाँ पे एओपी का साइन और यहाँ पे कंपनी का कंपनी एंटिटी स्टैंप,
यहाँ पे साइन नहीं करना है, ये वाले बॉक्स में साइन नहीं करना है, यहाँ पे जो बड़ा सा बॉक्स दिया है ना, ये वाला यहाँ पे ही करना है, और यहाँ पे करना है, यहाँ पे PQR का साइन इधर और AOP का साइन इधर, और उसका डेजिग्नेशन है यहाँ पे भी लिख देंगे पार्टनर है, जो भी उसका डेजिग्नेशन हो। अगर मैंने प्रोपराइटर के केस को अभी पार्टनर के केस में कन्वर्ट कर दिया तो फिर मैं यहाँ पे पार्टनर लिख दूंगा। अगर प्रोपराइटर है तो ये वाला दूसरा तो ऑप्शन आएगा ही नहीं। तो प्रोपराइटर है तो और क्या ध्यान रखेंगे कि ये वाला पैराग्राफ और ये वाले पैराग्राफ में एक ही पर्सन का नाम लिखेंगे और एक ही पर्सन का पैन नंबर लिखेंगे, क्योंकि खुद के एब्सेंस में खुद ही रहेगा। अगर आप किसी और को रखना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन प्रोपराइटर में रखना ऐसा कंपलसरी नहीं है। फिर दूसरा है ये बोर्ड रिजोल्यूशन है, दूसरा अथॉरिटी लेटर। इसी तरह से कलर लेटर हेड पे आप, अगर आपके पास कलर लेटर हेड नहीं है तो इस तरह से वर्ड में बना दीजिएगा और इस तरह से आप टाइप कर दीजिएगा। अथॉरिटी लेटर में भी प्रोपराइटर PQR का नाम लाएगा, उसका डॉटर ऑफ और सन ऑफ, मिस है तो डॉटर ऑफ, मिस्टर है तो सन ऑफ, फिर उसके फादर का नाम, फिर प्रोपराइटर की डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे फादर की डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी है, और प्रोपराइटर का पान नंबर यहाँ पे अगेन लिखना है, यहाँ पे फर्म का नाम लिखना है और फर्म का एड्रेस एक बार और लिखना है, और यहाँ पे सिर्फ सिग्नेचर करनी है। क्या लिखा है? सिग्नेचर ऑफ द ऑथोराइज सिग्नेटरी। PQR प्रोपराइटर की यहाँ पे सिर्फ सिग्नेचर आएगी। फिर यहाँ पे देखो, अगर सिर्फ प्रोपराइटर है तो यहाँ पे सिग्नेचर कर दो और प्रोपराइटर का यहाँ पे साइन और स्टैंप अगेन कर दो। लेकिन अगर LLP है या प्राइवेट लिमिटेड है तो जितने दूसरे भी डायरेक्टर है ना, देखो मैं आपको बता दूं, सेकंड पार्ट तो फिर LLP है या फिर प्राइवेट लिमिटेड है या पार्टनरशिप है तो सारे पार्टनर का नाम, LLP और प्राइवेट लिमिटेड में मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स का नाम और यहाँ पे साइन और स्टैंप आएगा, और पार्टनर है, पार्टनरशिप फॉर्म है तो सारे पार्टनर्स का नाम और साइन और स्टैंप आएगा। यहाँ पे सेकंड पार्टनर का नाम लिखिए, फिर यहाँ पे उसका साइन एंड स्टैंप कीजिए, फिर यहाँ पे थर्ड पार्टनर का नाम लिखिए, उसका साइन एंड स्टैंप कीजिए। 4 पार्टनर है, 5 पार्टनर है पार्टनरशिप फॉर्म में, तो पार्टनरशिप फॉर्म में सारों का, प्राइवेट लिमिटेड में और LLP में मेजोरिटी का, या तो फिर कंपनी सेक्रेटरी का, यहाँ पे लिखा भी है देखो सर। तो ये सारी सूचनाएं उन्होंने दी है। इस तरह से आपको बोर्ड रिजोल्यूशन बनाना है। फिर वो कैसे ओरिजिनल लेटर हेड पे बनने के बाद कैसा दिखेगा वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ये वाला प्रोपराइटर का है और ये वाला प्राइवेट लिमिटेड का। यहाँ पे 2 जने की साइन थी, यहाँ पे स्टैम्प था। स्टैम्प एक बार लिखोगे करोगे तो भी चलेगा, यहाँ अंदर बॉक्स में स्टैम्प नहीं करना है, या ऊपर भी स्टैम्प नहीं करना है। फिर यहाँ पे सिर्फ साइन करनी है, यहाँ पे स्टैम्प नहीं करना है। फिर यहाँ पे साइन और स्टैम्प, यहाँ 2 नंबर में भी साइन और स्टैम्प। इस तरह से बोर्ड रिजोल्यूशन आपका बनेगा। तो हमने बोर्ड रिजोल्यूशन के मैटर सॉल्व कर दिया। तो बोर्ड रिजोल्यूशन कैसा होना चाहिए, और मैंने आपको बता दिया पैन नंबर और आधार कार्ड में सेम टू सेम, कट टू कट, वर्ड टू वर्ड सेम नाम होना चाहिए। तो कैसे सेम? नेम एज पर आधार ये है और पैन भी ये है। यहाँ पे फुल स्टॉप हटा देता हूँ। तो ये बाइडन कुमार बुश भाई शाह, तो बाइडन कुमार बुश भाई शाह दोनों सेम टू सेम, कट टू कट, वर्ड टू वर्ड सेम होना चाहिए। अगर समझ लो कि अगर शाह आगे ला दिया आधार कार्ड में और पैन कार्ड में शाह पीछे है, तो फिर आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड दोनों में से एक चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के बाद आपकी DGFT की प्रोफाइल भी चेंज करनी पड़ेगी। DGFT की प्रोफाइल में चेंज करने के बाद व्यू एनी IC में वो आपका नया नाम दिखना चाहिए, प्लस डिजी लॉकर में भी नया नाम दिखना चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है, छोटी छोटी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, वो हमने देखी। फिर और भी मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरा मैंने सोचा, बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ मैंने ये वीडियो बनाया दोस्तों। थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन आप उसको अच्छे से देखेंगे तो आप खुद ही आइस गेट रजिस्ट्रेशन कर देंगे। देखो मैंने आपको बताया किस चीज़ का एक्सेस होना चाहिए, GST और IC में से किसी एक का मोबाइल नंबर और ईमेल ID का एक्सेस होना चाहिए आपके पास। हाँ, और जो अपलोड क्या 2 चीज़ करनी है। एक करना है IC कोड का प्रिंट आउट लीजिए, उस पर साइन कीजिए, उस पर सील यानी स्टैंप कीजिए, फिर उसे कंप्यूटर से स्कैन कीजिए और उसका एक फाइल बनाइए जिसका साइज 1500 KB से कम होना चाहिए, और वो फाइल नेम में कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। समझ लो कि आपने IEC कोड लिखा तो IEC और कोड के पीछे स्पेस नहीं होनी चाहिए उस फाइल के नेम में। दूसरा डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है वो बोर्ड रिजोल्यूशन करना है, उसका भी साइज 1500 KB से कम होना चाहिए और उसके भी नाम में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, और वो ऑफिशियल लेटर हेड, कलर लेटर हेड पे करना है। उसमें साइन स्टैम्प कंप्यूटर की मदद से कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, फिजिकली साइन करके उसको कंप्यूटर से स्कैन करके एकदम परफेक्ट डॉक्यूमेंट बनाना है। जैसे कि आप समझ लो कि वीजा के डॉक्यूमेंट बनाते हो ना, आपको US का वीजा लगने वाला, तो आप कितने नीट एंड क्लीन डॉक्यूमेंट बनाओगे, या फिर आपके 10th के बोर्ड का एग्जाम देते समय कैसे डॉक्यूमेंट परफेक्ट नीट एंड क्लीन बनाते हो, ऐसे बनाना है दोस्तों। हाँ, और उनके बाद क्या लिखा है कि आप साइन IC कोड का साइन प्रिंट लिया, उसमें साइन सील किया, फिर IC कोड पे एक QR कोड होता है तो उससे आप कंप्यूटर से स्कैन करोगे, और साइन स्टैम्प करने के बाद जो PDF फाइल बनेगी उसमें जो QR कोड होता है उससे अगर आप मोबाइल में जो स्कैनर आता है
क्यूआर स्कैनर से वो स्कैन करेंगे तो आपको रीडायरेक्ट करेगा डीजीएफटी की आपकी इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड की प्रोफाइल। जो व्यू एनी आई से होता है ना, वो क्यूआर कोड से स्कैनेबल होना चाहिए, वो इतने तक एक्सपेक्टेशन करते हैं। फिर मैंने क्या लिखा, बोर्ड रिजोल्यूशन एंड अथॉरिटी लेटर एज मेंशन इन एनेक्सर बी यूजर मैनुअल ऑन कलर ऑफिशियल लेटर हेड ब्लैक एंड व्हाइट लेटर हेड नॉट अलाउड, फाइल साइज 1500 KB, फाइल नेम नॉट मस्ट नॉट हैव एनी स्पेस, बोर्ड रिजोल्यूशन डेट शुड नॉट बी लेटर देन 6 months। पुराना लेट बोर्ड रिजोल्यूशन नहीं चलेगा। इफ यू डोंट हैव ऑफिशियल कलर लेटर हेड देन मेक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड टेक कलर प्रिंट ऑफ द सेम, ब्लैक एंड व्हाइट लेटर इज नॉट अलाउड एंड इट गोज इन रिजेक्शन। इन अ नटशेल it should look like original document with originally physically signed सिग्नेचर एंड स्टैम्प। यहाँ पे बहुत लोग पूछते हैं जो आईज गेट रजिस्ट्रेशन करते समय जो तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आईसी कोड और बोर्ड रेजोल्यूशन, क्या उसे हम डिजिटली सिग्नेचर कर सकते हैं? दोस्तों नहीं कर सकते। आईज गेट का यूजर आईडी पासवर्ड आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट डिजिटली साइन करने हैं, उसके पहले नहीं करने। फिर जो बोर्ड रेजोल्यूशन है वो अगर प्रोप्राइटरशिप हमें तो प्रोप्राइटर के द्वारा साइन एंड स्टैम्प किया जाएगा, पार्टनर्स है तो सारे के सारे पार्टनर साइन एंड स्टैम्प करेंगे जो मैंने ऊपर बताया उस तरह से। और अगर कंपनी या एलएलपी है तो मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर यहाँ डेजिग्नेटेड पार्टनर, जो एलएलपी के पार्टनर्स होते हैं उसे डेजिग्नेटेड पार्टनर कहते हैं, वो करेंगी, या तो फिर कंपनी सेक्रेटरी करेगी कंपनी या एलएलपी के केस में। डिजिटल सिग्नेचर शुड बी क्लास 3 ओनली, एनक्रिप्शन फीचर नॉट नीडेड, एनक्रिप्शन इज ओनली फॉर टेंडर फाइलिंग। फिर वैलिड पान होना चाहिए, वैलिड आधार विथ डिजी लॉकर होना चाहिए। इफ यू डो नॉट हैव क्रिएटेड डिजी लॉकर अकाउंट देन काइंडली क्रिएट इट। इफ यू हैव चेंज योर नेम रिसेंटली इन आधार कार्ड देन काइंडली रिफ्रेश द डिजी लॉकर इन द इश्यूड डॉक्यूमेंट्स। Then next requirement is the name entered in the registration form must match with the name in the PAN records. Name of the proprietor or partner or director whose digital signature is used must be added in DGFT profile and also preferably added in MCA or LLP for इन एमसीए फॉर एलएलपी एंड कंपनी। ये कहना क्या चाहता है, जिस समझ लो आपकी पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर है लेकिन आपकी आईसी की प्रोफाइल में सिर्फ एक ही पार्टनर का नाम डाला हुआ है तो भी रिजेक्शन हो सकता है। जो आप बोर्ड रेजोल्यूशन में जितने भी पार्टनर का नाम लिख रहे हो ना, वो सारा का यहाँ पे व्यू एनी आईसी में डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स और प्रोप्राइटर्स में एडेड होना चाहिए, वरना वो भी एक रिजेक्शन की वजह बन सकती है। फिर आईसी नंबर, ठीक है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट मैच विद द नेम इज मेंशन ऑन द पान, फर्म का पान की बात हो रही है। नेम ऑफ द ऑथोराइज पर्सन मस्ट मैच विद द नेम एज पर पान एंड आधार। हाँ, फिर एक आपको रेफरेंस आईडी क्रिएट करना पड़ेगा जो 15 दिन के लिए वैलिड है। अब ये हो गई आपकी बोर्ड रिजोल्यूशन की और आईसी कोड की रिक्वायरमेंट में। फिर भी मैंने जो मुद्दे बनाए हैं उसको एक बार पढ़ लेता हूँ, देख लेता हूँ कोई कुछ बाकी तो नहीं रह गए ना, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ दोस्तों हमने ये वीडियो बनाया है। हाँ, ये मुद्दा मैं 3, 4 और 5 नंबर का मुद्दा पहले चेक कर लेता हूँ। ऑल्सो चेक वेदर नेम इज एडेड एग्जैक्टली सेम इन डीजीएफटी एज अ पार्टनर। जो पैन कार्ड और आधार कार्ड में सेम नाम है वो व्यू एनी आईसी में एज अ पार्टनर और प्रोपराइटर और डायरेक्टर सेम नाम होना चाहिए, दोनों ही पार्टनर का। और पार्टनरशिप फर्म है तो सारे पार्टनर्स का। इफ यू हैव रिसेंटली अपडेटेड आधार नेम टू मैच इट विद पैन देन रिफ्रेश इन द डिजी लॉकर ऑल्सो। डिजी लॉकर में आप रिफ्रेश करो, एक बार डिजी लॉकर अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करो तो वो नाम सेम एज पैन हो जाएगा। अगर आपने रिसेंटली आधार या पान चेंज करवाया है कुछ नाम में फर्क आने की वजह से। फर्क कैसे आएगा, वो चेक कैसे करेंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ये रहा और माय प्रोफाइल में कंपेयर पान एंड अदर। अभी मेरे को शायद करने नहीं दे रहा है क्योंकि मैंने बहुत बार कर लिया, लेकिन आप यहाँ पे करोगे तो आप आधार कार्ड से ओटीपी मांग के आप चेक कर सकते हो। फिर चौथा ऑप्शन है, हाँ कई बार ऐसा, इफ यू हैव अपडेटेड आधार, ठीक है। आईसी एंड जीएसटी इंटीग्रेशन। अगर आपका कभी कभी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने जाओगे ना, यहाँ पे न्यू वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, रजिस्टर नाउ। फिर यहाँ पे कंटिन्यू विद रेफरेंस आईडी या विदाउट रेफरेंस आईडी। अगर आपके पास रेफरेंस आईडी जो 15 दिन के लिए वैलिड है वो क्रिएट नहीं करी हुई तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन में जाना है, फिर यहाँ पे कंटिन्यू बटन दबाना है, फिर यहाँ पे इंपोर्टर एक्सपोर्टर और प्रोसीड बटन दबाना है। यहाँ पे जीएसटी नंबर और आईसी डालोगे ना तो ऐसा आएगा कि आपका जीएसटी नंबर वैलिड नहीं है। तो आपको गूगल में क्या लिखना है पता है कि इंटीग्रेट आईसी, आपको एक बटन दबाना है इंटीग्रेट आईसी। उसकी लिंक भी है, आप अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। old.icegate.gov.in/user
फिर REG यानी कि रजिस्ट्रेशन का REG जिसमें R कैपिटल है, / इंटीग्रेट, फिर कैपिटल में GSTIN। उस लिंक को आप करके यहाँ पे GST नंबर डाल के कैप्चा डाल के उसे इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपका GST नंबर ऐसा आता है कि GST नंबर दिख नहीं रहा है तो, और IC आपने रिसेंटली अपडेट किया है या नया निकाला है तो 1-2 दिन इंतजार करना है। अगर आपका IC आज ही निकला है तो 1-2 दिन इंतजार करने के बाद ही यहाँ पे IC वैलिड बताएगा, वरना IC वैलिड नहीं बताएगा। ये एक मुद्दा था। और हाँ, अगर आपके पास आईसी और जीएसटी का जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उसका एक्सेस नहीं है तो आपको डीजीएफटी में लॉगिन करना है और मॉडिफाई आईसी करके मॉडिफाई कर देना है। और अगर आपको जीएसटी में चेंज करना है तो जीएसटी में नॉन कोर फील्ड्स में आप अमेंडमेंट कर सकते हो। अब मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ भी, हाँ एक और मुद्दा मैं बताना चाहूँगा, कुछ रीजंस थे जिस वजह से मेरे क्लाइंटों के रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हुए थे, तो वो मैं रजिस्ट्रेशन रिजेक्शन की वजह बता देता हूँ। अगर आप वो वजह जान लोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जो पहला रीजन क्या था, रीजन फॉर रिजेक्शन इज फर्म नेम मिसमैच एज पर ऑथराइजेशन लेटर। तो एक जन ने क्या कर दिया, लेटर हेड किसी और फर्म का था, उसकी ब्रांड का लेटर हेड बना दिया, और फर्म का नाम, ऑफिशियल नाम जो था पैन कार्ड के में या फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन में वो कुछ और था। तो आपको ब्रांड का लेटर हेड नहीं बनाना है। ब्रांड का लेटर हेड तो चलेगा, लेकिन कहीं पे भी लेटर हेड पे कलर अक्षरों में कहीं कंपनी का तो नाम लिखा होना चाहिए जो कंपनी का ऑफिशियल नेम है। फिर सेकंड रीजन है, रीजन फॉर रिजेक्शन इस फॉर्म नेम मिसमैच एज पर ऑथराइजेशन लेटर, वो मैंने ऊपर बता ही दिया। फिर नेम ऑफ द पार्टनर मिसिंग इन द डीजीएफटी वेबसाइट, नेम ऑफ द एप्लीकेंट मिसमैच एज पर डीजीएफटी पोर्टल। अब ये देखो, मैंने आपको बार बार बोला व्यू एनी आईसी में जाइए, वहां पे आपका जो नाम है पार्टनर का वो वहां पे सेम टू सेम कट टू कट होना चाहिए। नहीं है तो वहां पे मॉडिफाई आईसी करके एक पार्टनर को ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे या तो पार्टनर का नाम नहीं है या फिर पार्टनर का नाम एज पर डीजीएफटी पोर्टल नहीं है तो भी नहीं चलेगा, तो वो पार्टनर का नाम डीजीएफटी पोर्टल में ऐड कर दो। और इन शॉर्ट ये लोग कहना क्या चाहते हैं कि आपके जितने भी पार्टनर्स हैं या फिर डायरेक्टर्स है उसका नाम डीजीएफटी में एडेड होना चाहिए, और वो सेम एज पर जो साइनिंग पार्टनर है जिसकी डिजिटल सिग्नेचर यूज कर रहे हैं उसका नाम पैन कार्ड और आधार कार्ड में भी सेम टू सेम होना चाहिए, वो सेम नाम डीजीएफटी में भी होना चाहिए, और वो सेम नाम आईसी कोड के ऊपर धारक के नाम के एज अ धारक का नाम बेरर ऑफ द होल्डर ऑफ द आईसी उसका नाम में होना चाहिए। फिर चौथा है, ऑथराइजेशन लेटर शुड बी ऑन द लेटर हेड ऑफ द फॉर्म, दैट शुड बी कलर लेटर हेड। मैंने आपको और बता दिया, उसमें जो साइन स्टैम्प है कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, फिजिकली साइन करनी है। हाँ, फिर कई लोग है ना पुराना आईसी कोड अपलोड कर देते हैं। पुरानी एक आईसी की कॉपी आती थी जिसमें फोटो छपा हुआ रहता था, लेकिन आपको लेटेस्ट आईसी कोड डीजीएफटी की वेबसाइट पे से डाउनलोड करना है, उसकी प्रिंट लेनी है, उस पर साइन स्टैम्प करना है। पुरानी सिस्टम जनरेटेड कॉपी कुछ आती थी वो लोग नहीं चलाते। नया जो आईसी कोड जिसमें राइट साइड में क्यूआर कोड आता है वो वाला चाहिए। अब मैं आपको दिखा तो नहीं सकता किसी का आईसी कोड, लेकिन वो प्रॉपर ऑफिशियल आईसी कोड होना चाहिए जो आपने लेटेस्ट डीजीएफटी की वेबसाइट पे से डाउनलोड करना है। मैं वेबसाइट जरूर से दिखा सकता हूँ, इस वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद डाउनलोड करना है, वो वाला होना चाहिए। क्यूआर कोड इज नॉट रिकॉग्नाइज, मैंने ये भी बता दिया। नए आईसी कोड पे आपको प्रिंट लेके साइन स्टैम्प करके उसको कंप्यूटर स्कैन करना है, फिजिकली साइन करके, और कंप्यूटर स्कैन करोगे तो ही वो क्यूआर कोड साइन स्टैम्प करने के बाद जो सॉफ्ट कॉपी बनेगी उसमें स्कैनेबल रहेगा। अगर क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद अगर आपकी आईसी प्रोफाइल पे वो पहुंच सकते हैं तो वो आपने प्रॉपर किया है, वरना नहीं प्रॉपर किया है। वो लोग कहना क्या चाहते हैं, जो क्यूआर कोड दिया है ना उसका लिटरल मीनिंग निकालते हैं। क्यूआर का मतलब क्या है, उसको स्कैन करो और वो चीज क्या है वो देखो। तो साइन स्टैम्प करने के बाद जो आपकी सॉफ्ट कॉपी बनती है उसका क्यूआर कोड पे अगर कोई स्कैन करता है तो उससे आपकी आईसी प्रोफाइल व्यू एनी आईसी पे पहुंच जाना चाहिए वो ऑफिसर। Signature in the IC code should be physically done instead of copy pasted by the applicant. Kindly upload the authorization letter in the same format as given in the registration advisory, जो मैंने आपको फॉर्मेट ऑलरेडी दिखा दिया है। Authorization letter on the letter of the company should be signed by majority of the directors. अगर समझ लो 3 डायरेक्टर है एमसीए, देखो प्राइवेट लिमिटेड और एलएलबी के डायरेक्टर्स हैं, आप छुपा नहीं सकते। एमसीए में जो है वो उसको दिख जाएगा। उधर अगर 6 है तो मेजोरिटी क्या होती है, मेजोरिटी 4 होती है, तो 4 के द्वारा साइन स्टैम्प करना चाहिए। और पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप में तो ऑल है, अगर 10 पार्टनर की पार्टनरशिप फॉर्म है तो 10 से 10 साइन करेंगे। नेम ऑफ द एप्लीकेंट मिसमैच विद द फोटो, ये वाले रीजन अभी वैलिड नहीं है क्योंकि अब वो लोग आधार कार्ड और पैन कार्ड से क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली मैच करते हैं। इनकम टैक्स का डेटाबेस से नाम उठाते हैं और आधार कार्ड के डेटाबेस से डिजी लॉकर से कट टू कट वर्ड टू वर्ड मैच करेंगे। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी तुरंत दिखा देता हूँ। हाँ, अब ये हो गई आपकी लीगल रिक्वायरमेंट। अब टेक्निकल रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं। आइस गेट रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपके पास पीकेआई का कंपोनेंट होना चाहिए। तो पीकेआई का कंपोनेंट कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको लिंक एक बता देता हूँ।
जी ओल्ड वेबसाइट पे जाइए, icegate.gov.in पे ओल्ड वेबसाइट आएगी, यहाँ पे होम आएगा, अभी आज आ नहीं रहा है लेकिन होम पे जाएंगे ना तो वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। या फिर आप यहाँ पे भी देखो न्यू वेब icegate.gov.in पे, यहाँ पे भी इसका लिंक घूमता रहता है, डियर यूजर ऑल ई मुद्रा डीएससी होल्डर टू, हाँ फिर यहाँ रहा किंग काइंडली यूज दिस लिंक टू डाउनलोड द, हाँ ये आ गया, ये रहा आपका उसका लिंक फाइल साइन डॉट आइसगेट डॉट जी ओ वी डॉट इन, वहाँ पे ये रहेगा डाउनलोड साइनर यूटिलिटी। फिर आपको डाउनलोड साइनर यूटिलिटी डाउनलोड कर लेनी है। फिर उसके बाद उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, इंस्टॉल करने से पहले आपको देखना है कि आपका पीसी 64 बीट है या 32 बीट है, तो वो कैसे चेक करेंगे, तो उसको देखने के लिए आप दिस पीसी या माई कंप्यूटर में जाइए, राइट क्लिक पे प्रॉपर्टीज में जाइए, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा 64 बीट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेरा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मेरा कंपोनेंट डाउनलोड हो रहा है और कंपोनेंट तो डाउनलोड होना ही चाहिए, उसके साथ साथ आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है ना उसकी भी यूटिलिटी डाउनलोड, देखो ये डिजिटल सिग्नेचर पे लिखा है प्रॉक्स की, तो प्रॉक्स की के ड्राइवर्स इंस्टॉल होने चाहिए। देखो मैं यहाँ पे वो कैसे डाउनलोड करें वो भी बता देता हूँ, पेंटासाइन वेबसाइट पे जाइए, पेंटासाइन डिजिटल सिग्नेचर की ऑथोराइज डीलर है, वहाँ पे आप डाउनलोड्स में जाइए, डाउनलोड्स में आपको यहाँ पे सारा मिल जाएगा जो भी आपको ड्राइवर्स चाहिए। ये रहा सपोर्टेड टोकन HYP 2003 टोकन ड्राइवर विंडोज के लिए, ये वाला यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ई पास का टोकन ड्राइवर, प्रॉक्स की का टोकन ड्राइवर, ई पास टोकन ड्राइवर फॉर मैक एंड एप्पल, वो भी आपको मिल जाएगा, वो भी टोकन ये रहा। देखो ये जो होता है ना यहाँ पे प्रॉक्स की मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होती है प्रॉक्स की, ये रही देखो प्रॉक्स की का इस तरह से। मैंने अभी कोई डिजिटल सिग्नेचर डाली नहीं है कंप्यूटर में, इसलिए यहाँ पे कुछ दिखता नहीं है, वरना फिर यहाँ पे आपको पूरा डेटा दिख जाता। ये वाले यूटिलिटी इंस्टॉल होने चाहिए। या HYP है तो HYP का भी इस तरह से होता है, हाइपर PKI HYP, वो इंस्टॉल्ड रहनी होनी चाहिए। मैंने अभी कोई टोकन डाला नहीं है, पेन ड्राइव डाला नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है, वरना यहाँ पे आपको HYP सिक्योरिटी ये दोनों का ही ड्राइवर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी आपने चेक कर लिया कि मेरा पीसी 64 बिट है, तो आपको आगे क्या करना है, यहाँ पे डाउन ये जो फोल्डर आया ना उसको शो इन फोल्डर करो। शो इन फोल्डर करने के बाद कहाँ गया, हाँ ये रहा PKI कंपोनेंट, फिर उससे आप करो एक्सट्रैक्ट टू PKI कंपोनेंट, तो एक नया फोल्डर बन जाएगा PKI कंपोनेंट का। इसके अंदर एक फोल्डर आएगा आइसगेट एप्लेट, उसमें दो फाइल आएंगी, एनकोड PKI कंपोनेंट अंडरस्कोर सेटअप 32 बिट और 64 बिट, तो मुझे 64 बिट को इंस्टॉल कर देना है। तो यहाँ पे पूछेगा डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस, यस आई वांट टू अलाउ, नेक्स्ट 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 करेंगे। ये इंस्टॉल हो रहा है दोस्तों, तो ये हो गया इंस्टॉल, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास जावा भी इंस्टॉल होना चाहिए। यहाँ पे आप लिखिए कॉन्फ़िगर जावा, कॉन्फ़िगर जावा, यहाँ पे सर्च बॉक्स में नीचे लेफ्ट साइड विंडोज सर्च बॉक्स में कॉन्फ़िगर जावा आता है तो मतलब कि आपके में जावा इंस्टॉल्ड है। अगर कॉन्फ़िगर जावा नहीं आता है तो इंस्टॉल नहीं है, तो आप गूगल में से जावा लिखिए, डाउनलोड जावा, डाउनलोड जावा कर लीजिए। डाउनलोड जावा करने के बाद जो भी आपका जावा है वो डाउनलोड कर लीजिए, सिंपल सी बात है। और जावा के भी कुछ सेटिंग है, सबसे पहले जनरल सेटिंग्स है, जनरल सेटिंग में टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स में सेटिंग्स में जाके उसको डिलीट कर देना है। टेम्पररी फाइल्स उसमें पहले दो है ट्रेस एंड लॉक फाइल्स, उसे टिक रखिए, ट्रेस एंड लॉक फाइल्स एंड कैश एप्लीकेशन एंड एप्लेट्स को टिक रखिए, तीसरा अनटिक रहेगा, ओके ओके बटन दबा दीजिए। फिर यहाँ पे ये ओके हो गया। फिर सिक्योरिटी में जाइए, सिक्योरिटी में आपको एक्सेप्शन लिस्ट में यहाँ पे एडिट साइट लिस्ट है जो जिसको आप परमिशन देते हो कि ये सेफ साइट है, तो यहाँ पे एडिट साइट लिस्ट में आप सारी वेबसाइट को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऐड बटन दबाना है, ऐड बटन दबाओगे तो नीचे इस तरह से रेड खुल जाएगा, वहाँ पे आप आइसगेट का जो तीनों वेबसाइट है icegate.gov.in, फिर न्यू वेबसाइट एंड ओल्ड वेबसाइट, देखो ये icegate.gov.in उसको ऐड कर दिया। फिर एक और ऐड का बटन आता है, तो मैं यहाँ पे न्यू वेबसाइट का लिंक खोलूंगा, ये न्यू वेबसाइट है, न्यू वेबसाइट foservices.icegate.gov.in /#login, उसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ऐड हो गया। उसी तरह से ओल्ड वेबसाइट की लिंक को भी ऐड करके ओके कर दूंगा, फिर अप्लाई कर दूंगा, अप्लाई होगा। फिर एडवांस सेटिंग में जाना है, एडवांस सेटिंग में मुझे डीबगिंग में कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, जावा कंसोल में हाइड कंसोल, फिर
डिफॉल्ट जावा फॉर ब्राउजर्स में माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर मोजिला फैमिली दोनों ही सिलेक्ट करना है। शॉर्टकट क्रिएशन में आस्क यूजर इफ अनट्रस्टेड, JNLV फाइल में प्रॉम्प्ट यूजर, एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन में इंस्टॉल इफ हिंटेड। मैं स्लो जाऊंगा थोड़ा, इसमें आप मेरे को कॉपी पेस्ट यानी कि मेरा देख देख के भी कर सकते हो। एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट सिक्योरिटी सेटिंग्स में सारे सिलेक्ट, खाली लास्ट वाला अनसिलेक्ट। मिक्स कोड में पहला वाला सिलेक्ट जो है एनेबल शो वार्निंग इफ नीडेड। परफॉर्म साइन कोड फॉर सर्टिफिकेट रिवोकेशन चेक्स ऑन में ऑल सर्टिफिकेशन इन द चेन ऑफ ट्रस्ट। चेक फॉर साइन कोड सर्टिफिकेट रिवोकेशन यूजिंग में बोथ CRLs एंड OCSP। परफॉर्म TLS में ये वाला ऑल सर्टिफिकेट्स इन द चेन ऑफ ट्रस्ट। चेक फॉर TLS सर्टिफिकेट रिवोकेशन यूजर में बोथ CRLs एंड OCSP। और एडवांस में ये सारे सिलेक्ट करने, खाली पहला वाला अनसिलेक्ट करना और मिसलेनियस में दोनों ही सिलेक्ट कर देने हैं। ये थोड़ी सेटिंग हो गई जावा की। और फिर भी जावा का अगर आपको क्रोम में चलाना है तो ये है, अगर आप एज में चलाना चाहते हो तो एज की भी थोड़ी सेटिंग है, वो मैं आपको बता देता हूँ, 2 मिनट। तो आप एज खोलिए, एज ब्राउजर में जाइए। कभी कभी क्रोम में नहीं होता तो एज में हो जाता है। तो सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट डिलीट बटन दबाना है एज में, और ये सारा डिलीट कर देना है, सिर्फ पासवर्ड के अलावा सारा डिलीट कर देना है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट एक और बार कीजिए। फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा नीचे छोटे अक्षर में क्लियर ब्राउजिंग डेटा फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड, तो वो भी सारा पासवर्ड के अलावा सारा डिलीट मार दीजिए। ठीक है, हाँ क्लियर। हाँ, फिर यहाँ पे डिफॉल्ट ब्राउजर में, ये डिफॉल्ट ब्राउजर में अलाउ साइट्स टू बी रीलोडेड इन द इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड में अलाउ कर दीजिए, और इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड पेजेस में यहाँ पे ऐसा ही रहने दीजिए, बराबर। ठीक है, फिर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ऑलवेज अलाउ अलाउ विच करना है हर जगह पे। फिर आपको ये ब्राउज़र को बंद कर देना है, फिर एक बार और सारे टैब्स को क्लोज करके रिफ्रेश बटन दबाना है, रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश। फिर से एक बार आपको एज खोलना है। एज खोलने के बाद www.icegate.gov.in ऐसे टाइप करना है, या फिर आइसगेट लॉगिन करोगे तो भी जो पहली वेबसाइट आएगी वो आइसगेट की ही आएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट मिलेंगे, 3 डॉट में आपको रीलोड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड करना है। ये अगर आपका क्रोम में चलता नहीं है तभी, और यहाँ पे ये पहला वाला सिलेक्ट करना है, ओपन दिस पेज वाला। रीलोड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड कर दिया तो आपका ये चालू हो जाएगा। फिर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में आपने वो तो कर ही दिया होगा जो मैंने आपको बताया, सेटिंग्स में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ये हमें अलाउ अलाउ कर देना है। तो इधर भी कुछ करना नहीं है, एज में कंट्रोल शिफ्ट डिलीट और सारा कैश डिलीट करके बाहर निकल जाना है। फिर से 2 बार रिफ्रेश मारना है, रिफ्रेश मारने के बाद 3 डॉट पे जाना है और रीलोड इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड करना है, और डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ऑलवेज अलाउ अलाउ कर देना है। ये सारी कुछ सेटिंग है। हाँ, और एक और बात है, एक छोटी सी सेटिंग शायद मैंने नोट डाउन करना भूल गया। तो कंट्रोल पैनल में जाइए, कंट्रोल पैनल में एक ऑप्शन आता है विंडोज डिफेंडर सिक्योरिटी। कंट्रोल पैनल में सिस्टम एंड सिक्योरिटी, उसमें आता है विंडोज डिफेंडर फायरवॉल। विंडोज डिफेंडर फायरवॉल में दोनों ही प्राइवेट नेटवर्क्स में भी ऑफ रख देना है और गेस्ट में भी ऑफ रखना है, यानी कि विंडोज डिफेंडर फायरवॉल आपकी ऑफ होनी चाहिए, यानी बंद होनी चाहिए। यहाँ पे देखो टर्न, ये ना टर्न वाला, ये वाले ऑप्शन में जाना है, टर्न विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ। तो यहाँ पे टर्न ऑन, मेरा तो ऑफ ही है, अगर आपका इधर है तो इधर से ये वाला ऑफ में चले जाना है। और पब्लिक नेटवर्क सेटिंग्स में भी टर्न ऑन है तो ऑफ चलने जाने, प्राइवेट में भी ऑफ और पब्लिक नेटवर्क सेटिंग्स में भी ऑफ, ये वाली सेटिंग चाहिए। अब एक्चुअल आइसगेट रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं कैसे होता है। तो मैं पहले सबसे इतने सारे टैब खुले वो बंद कर दूंगा, फिर से क्रोम खोलूंगा, एज भी बंद कर देता हूँ। तो icegate.gov.in पे जाइए, वहाँ पे लॉगिन साइन अप में न्यू वेबसाइट पे जाइए या रजिस्टर्ड नाउ में जाइए। अगर आपके पास कोई रेफरेंस आईडी पहले से क्रिएट करी हुई है तो वो रेफरेंस आईडी डालिए। रेफरेंस आईडी क्रिएट कर तो यहाँ पे जाना है कंटिन्यू यूजिंग रेफरेंस आईडी, नहीं है तो फ्रेश में जाना है कंटिन्यू, और वो रेफरेंस आईडी 15 दिन के लिए वैलिड है। फिर आपको आपका रोल टाइप सेलेक्ट करना है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर, ज़्यादातर यही रहता है इंपोर्टर एक्सपोर्टर। यहाँ पे आपका IC कोड डालना है और साइड में आपका GST नंबर डाला। अगर आज के आज IC लिया तो आज के आज नहीं दिखेगा, थोड़ा इंतजार कीजिएगा क्योंकि ठीक है। और GST नंबर यहाँ पे नॉट अवेलेबल दिख रहा है तो आपको गूगल में लिखना है इंटीग्रेट IC, फिर भी नहीं दिख रहा है तो GST में IC, GST में लॉगिन करके IC नंबर ऐड कर दीजिए और IC में जाके GST नंबर आपकी IC प्रोफाइल में ऐड कर दीजिए।
फिर यहाँ पे आपको दो सेट मिल जाएंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो मुझे जीएसटी वाला मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए या आईसी वाला चाहिए, तो मैं आईसी वाला लेता हूँ। तो एक मोबाइल पे ओटीपी आएगा, मैं प्रोसीड बटन दबाऊंगा। ये रजिस्ट्रेशन इज ऑलरेडी इन प्रोसेस, तो मैं आपको उससे करवा देता हूँ। मेरे पास शायद रेफरेंस आईडी है, तो मैं उससे करके दिखा देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास रेफरेंस आईडी थी और वो मैंने डाल दी है, तो ओटीपी आ चुका है, तो वो मैंने डाला है। ठीक है, फिर यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है मेरा एंटिटी का टाइप, प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है या जो भी है। तो मैंने प्रोप्राइटरशिप फर्म सिलेक्ट किया। यहाँ पे और कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, खाली प्रोप्राइटरशिप फर्म सिलेक्ट करना है या प्राइवेट लिमिटेड सिलेक्ट करना है, और आपको आपका आईसी कोड यहाँ पे अटैच कर देना है, जो साइन स्टैम्प वाला आईसी कोड हो। और वो आईसी की साइज 1500 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके नाम में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकता हूँ अगर मेरा डेटा लूज ना हो जाए, इसलिए सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद नेक्स्ट करूँगा। फिर मैं यहाँ पे मेरा नेम एज पर पान डालूंगा और यहाँ पान नंबर डालूंगा। फिर यहाँ पे वैलिडेट बटन दबाऊंगा। अगर सेम टू सेम नाम मेरा पैन में है तो ही वैलिडेट होगा, वरना नहीं होगा। तो देखो मेरा पैन वैलिडेट सक्सेसफुली आ गया। फिर मेरे को यहाँ पे बोर्ड रिजोल्यूशन जो मैंने बताया वो वाला डाल देना है, उसके भी नाम में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। और मैं उसे सेव एज ड्राफ्ट कर देता हूँ। मैंने वही फाइल डाली सिर्फ सिंपल पर्पज़ के लिए, क्योंकि मेरे को अभी अप्रूवल नहीं लेनी है। ठीक है, फिर मेरे को यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड डीएस बटन दबाना। अभी मैंने डिजिटल सिग्नेचर इंसर्ट नहीं करी है, लेकिन मैं डिजिटल सिग्नेचर इंसर्ट कर दूंगा। दोस्तों अभी मैंने डिजिटल सिग्नेचर इंस्टॉल कर दी है और उसके सेटिंग्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो उसके में जावा होना चाहिए, फिर जो डिजिटल सिग्नेचर है उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए, प्लस आपको जो आइस गेट की यूटिलिटी है, जो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो ओल्ड वेबसाइट में जाके, डिजिटल सिग्नेचर में जाके। अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने आपको उसका लिंक भी बता दिया है, तो उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बटन दबाना है क्लिक हियर टू अपलोड डीएससी। फिर यहाँ पे आपको डी जितनी भी डिजिटल सिग्नेचर आपके कंप्यूटर में डाली है उसका नाम दिख जाएगा, उसमें से जो आपकी है वो डिजिटल सिग्नेचर सिलेक्ट कीजिए, नीचे ओके बटन दबाइए। फिर यहाँ पे ट्रू 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 आना चाहिए, ट्रू 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 नहीं है। और कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ था कि ई मुद्रा की डिजिटल सिग्नेचर में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर उसके लिए आपको नया पीकेआई कंपोनेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। यूजर पिन आपको जो आपके डिजिटल सिग्नेचर का पिन है वो डाल देना है। फिर साइन फाइल स्टोर एट डीएससी डिटेल्स रिट्राइव सक्सेसफुली हो गया। फिर इसको भी मुझे सेव एज ड्राफ्ट कर देना है। फिर मेरे का सिर्फ आधार ऑथेंटिकेशन बाकी रहेगा। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे पैन नेम वैलिडेट किया, फिर क्या किया, डीएससी वैलिडेट की। फिर मैं क्या करूँगा, आधार वैलिडेट करूँगा। आधार वैलिडेट में ओके बटन दबाऊंगा, यहाँ पे अदर्स में जाऊँगा और मैं आधार नंबर डालूंगा और यहाँ पे पिन लेस ऑथेंटिकेट कर देना है और आई कंसेंट लिख देना। फिर आप आधार नंबर डाल के साइन इन बटन दबाओगे तो वो वैलिडेट हो जाएगा। ये मैंने आधार नंबर डाल दिया, अभी वैलिडेट कर रहा हूँ। देखो मेरे में ओटीपी आ रहा है। कौन से मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा ना, उसके 4 अंक भी आपको दिख जाएंगे। लास्ट के मोबाइल के 4 अंक दिख जाएंगे। हाँ देखो अभी मेरा आधार वैलिडेशन सक्सेस हो गया है। अभी मैं उसे सेव एज ड्राफ्ट एक और बार कर दूंगा और फिर उसके बाद प्रीव्यू करके सबमिट कर दूंगा। देखो ये हो गया, इंपोर्टर एक्सपोर्टर फॉर्म इज सेव्ड सक्सेसफुली। प्रीव्यू में जाऊंगा, पूरा सारा चेक करके यहाँ पे सबमिट बटन दबा दूंगा। देखो यह इस तरह से मेरा रेफरेंस फॉर रोल रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर अप्रूवल। हाँ, अब जिसका आइस गेट रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है उसका हम देखेंगे कैसे क्या करना है। उसके लिए हालांकि मैंने एडी कोड के लिए अलग से एक वीडियो भी बनाया हुआ है दोस्तों, तो बेटर यही है कि आप उस पर ही फोकस कीजिए। लेकिन कई कई बार मैं कुछ मुद्दे बताना चाहता हूँ कि आपको आइस गेट में नए पोर्ट्स कैसे ऐड करने। कई लोग क्या होते हैं कि ओल्ड वेबसाइट पे उनका रजिस्ट्रेशन रहता है, लेकिन नई वेबसाइट पे उनको पोर्ट्स दिखते नहीं है, तो क्या करना है, तो न्यू वेबसाइट में जाइए। न्यू वेबसाइट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है उससे लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, बिल्कुल थोड़ा लोड हो रहा है।
हाँ, प्रोफाइल स्टेटस में जाइए। प्रोफाइल स्टेटस में जाने के बाद कंप्लीट योर प्रोफाइल में जाइए, यहाँ पे रोल डिटेल्स में जाइए, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड में जाइए, कस्टम्स लोकेशंस में जाइए, यहाँ पे ऐड न्यू लोकेशन एक एक करके ऐसे ड्रैग नीचे नीचे जाके एक एक करके सिलेक्ट करके ऐड न्यू लोकेशन करना है। अगर आप समझ लो कि सारा सिलेक्ट ऑल कर दोगे या फिर यहाँ से सर्च करके करोगे ना तो भी उनमें कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही है। तो मैं 2-3 पोर्ट सिलेक्ट करता हूँ, फिर कंफर्म बटन दबाता हूँ, फिर मेरे को ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दूंगा तो मेरे पोर्ट ऐड हो जाएंगे। ऐड ओटीपी डालने के बाद मुझे क्या करना, 1 मिनट। हाँ, ये ओटीपी आ गया, ओटीपी सबमिट हो गया। अभी देखो सबमिट होने के बाद आइडियली यहाँ क्या दिखना चाहिए, एडेड पोर्ट सक्सेसफुल, लेकिन ऐसा नहीं आ रहा है तो थोड़ा इंतजार कीजिए, एक और बार सबमिट बटन दबाइए। हाँ, आ गया ना, द न्यू लोकेशंस आर एडेड सक्सेसफुली। फिर भी नहीं आता ना तो यहाँ पे एक बार रिफ्रेश बटन दबा देना है। फिर आपको यहाँ ना रोल डिटेल्स में जाएंगे, यहाँ पे इंपोर्टर एक्सपोर्टर में कस्टम लोकेशन में वो पोर्ट ऐड हुए होंगे, दिख जाएंगे। नहीं दिख रहे तो फिर आपको दोबारा 2-3 मिनट इंतजार करना है, फिर भी नहीं होता तो दोबारा डाल दीजिए। फिर यहाँ पे एडी कोड, ये है फॉरेन रेमिटेंस एडी कोड और दूसरा है रिफंड इंसेंटिव अकाउंट। तो रिफंड इंसेंटिव में क्या होता है कि एडी कोड कोई एक पोर्ट पे ही करेंगे ना तो इंडिया के सारे सी पोर्ट, सारे एयरपोर्ट, सारे समुद्री पोर्ट और सारी आईसीडी एवं सारे लैंड बॉर्डर यानी कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश वाली बॉर्डर सब पे अपने आप दिख जाएगा। एक बैंक का एक एडी कोड कोई एक पोर्ट पे करोगे तो सब जगह दिख जाएगा। समझ लो आपके पास एसबीआई का है और आईसीआईसी का है तो एसबीआई का से फॉर एग्जांपल मुंद्रा में कर लो और आईसीआईसी का कंडला में कर लो। तो भले ही आपने मुंद्रा और कंडला में एक एक एडी कोड किया लेकिन वो दोनों ही एडी कोड इंक्लूडिंग मुंद्रा और कंडला वो इंडिया के सारे पोर्ट, सारे सी पोर्ट, सारी आईसीडी और सारे लैंड पोर्ट पे अपने आप दिख जाएगी। यानी कि यू कैन हैव मल्टीपल एडी कोड्स। फॉर एग्जांपल सम कंट्रीज है जो प्राइवेट बैंक्स में काम नहीं करती है, आईसीआईसी बैंक कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में फॉर एग्जांपल काम नहीं करती है, तो उसके लिए आप मल्टीपल एडी कोड्स रख सकते हो, लेकिन वो सेम पोर्ट पे मत कीजिएगा, दूसरे पोर्ट पे कर दीजिएगा। आईसीआईसी आपने कंडला पे किया तो एसबीआई को मुंद्रा पे कर लीजिए और नावा शिवा पे आप एचडीएफसी कर लीजिए। एडी कोड के लिए बात कर रहा हूं, लेकिन हाँ कोई एक पोर्ट पे आईएफएससी कोड जो ड्यूटी ड्रॉबैक और रिफंड इंसेंटिव के लिए होता है, वो कोई एक पोर्ट पे कोई एक ही बैंक का रिफंड या इंसेंटिव यानी कि ड्यूटी ड्रॉबैक आप रख सकते हो अकाउंट। और ये आपका डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है, ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीएफएमएस डिपार्टमेंट से आपको ये अप्रूवल देगी, तो वो आपसे करना है। और एक दूसरा टिप देता हूँ, कई बार आप कुछ पोर्ट पे अप्लाई करते हो और उसका अप्रूवल नहीं आता है तो आपको ओल्ड वेबसाइट में जाना है और यहाँ पे आपको SMTP मेल लिस्ट करके मिल जाएगा, SMTP मेल लिस्ट। हाँ, SMTP मेल, SMTP ऑप्शन, फिर यहाँ पे उस पोर्ट का पोर्ट कोड डालना है। समझ लो जैसे कि चेन्नई का तो उसका ये ईमेल आईडी है, उधर आप मेल कर सकते हो और रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरा ये अर्जेंट अप्रूवल कीजिए। या फिर आप दूसरा भी ऑप्शन है, कस्टम्स चेन्नई लिखिए। कस्टम चेन्नई की एक कस्टम, हर एक बड़े बड़े जो कस्टम हाउस है जैसे चेन्नई, मुंद्रा, कलकत्ता, नावा शिवा, कंडला, हर एक की एक अलग अलग वेबसाइट है। उधर हेल्प डेस्क में या फिर ईडीआई डिपार्टमेंट का यहाँ पे कोई ईमेल आईडी होगा, उस पर आप कॉल या ईमेल जरूर से कर सकते हो। देखो यार आप फीडबैक CHN, फिर यहाँ पे एक दूसरा भी ऑप्शन है, सारी जो पब्लिक नोटिस आती है ना, पब्लिक नोटिस में उनका कुछ कुछ ईमेल आईडी दिए गए होते हैं, वो पब्लिक नोटिस की PDF खोलिए और उसमें से आप मेल कीजिए कि भैया मेरा ये अप्रूवल जल्दी से करो। फिर भी अप्रूवल नहीं आता तो एक तीसरा ऑप्शन है कि आप तुरंत सुविधा केंद्र कस्टम्स लिखिए। तुरंत सुविधा केंद्र कस्टम्स में लिखेंगे, इंक्वायरी पॉइंट्स आएंगे, उस इंक्वायरी पॉइंट्स में आप अपने पोर्ट का नाम लिखिए। जैसे कि ये मैंने पोर्ट का कोड डाला तो उसकी ईमेल आईडी गई TSK तुरंत सुविधा केंद्र, उधर आप लिख सकते हो मेल और कॉल भी कर सकते हो अगर लग जाए तो लकीली, और आप अर्जेंट अप्रूवल को डिमांड कर सकते हो। तो दोस्तों छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी, टैक्स कंप्लायंस पार्टनर legalsahayata.com। चाहे नया कंपनी इनकॉर्पोरेशन करना हो, नया LLP या पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेट करना हो, IC कोड बनाना हो, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनाना हो, सेंट्रल फूड लाइसेंस, स्टेट फूड लाइसेंस बनाना हो, टी बोर्ड का क्लियरेंस करवाना हो, या लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का कंप्लायंस करना हो, GST रिटर्न, GST रिफंड वगैरह करना हो, मर्चेंट एक्सपोर्टिंग का रिलेटेड गाइडेंस लेना हो, इंपोर्ट ड्यूटी
कितनी लगेगी वो जानना हो, एक्सपोर्ट के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो जानना हो, या फिर आपको कोई भी दुविधा हो, उसके लिए आपको कॉल करना है आपका अपना लीगल साथी, टैक्स कंप्लायंस पार्टनर कल्प शाह लीगल सहायता .com। कॉल ऑन 8000028250 या 9106359201, जिसमें हम आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंसी, ड्यूटी ड्रॉबैक कंसल्टेंसी, फ्रेट फॉरवर्डिंग, जीएसटी रिटर्न, एलयूटी रिलेटेड गाइडेंस, बायर फाइंडिंग, सेलर फाइंडिंग, पोर्ट रजिस्ट्रेशन, एडी, आईएफएससी कोड, आइसगेट रजिस्ट्रेशन, एक्सपोर्ट इंसेंटिव सच एज रोड टैप, SCIS वगैरह का हम गाइडेंस दे सकते हैं। एक्सपोर्ट में दो तरीके से होता है, एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ IGST और एक्सपोर्ट अंडर LUT। तो हम एक्सपोर्टर्स को रिफंड भी दिलवाते हैं एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ IGST, जिसमें आपका शिपिंग बिल ही आपका रिफंड एप्लीकेशन बन जाता है, और एक होता है एक्सपोर्ट अंडर LUT, जिसमें आपको अलग से रिफंड अप्लाई करना होता है, जिसमें हमारे पास बेहतरीन एक GST की टीम है, जिसके लीड मैनेजर है हमारे पृथ्वी भाई। वो आपको GST रिफंड फाइल करके देंगे, मैं भी आपको रिफंड दिलवाने में सहायता करूंगा। दोस्तों, इसके लिए आपको कॉल या व्हाट्सएप करना है, आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है 8000028250। गेट हैसल फ्री GST रिफंड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस विथ पेमेंट ऑफ IGST और अंडर LUT। दोस्तों, नए नए सर्कुलर के लिए जानकारी लेनी हो, GST में आपको ITC मिलेगी या नहीं मिलेगी, GST में रिटर्न कैसे फाइल करना हो, GST का लीगल मैटर हो, इनकम टैक्स का प्लानिंग करना हो, आइसगेट रजिस्ट्रेशन करना हो, आइसगेट में आपको जो भी फैसिलिटी है, जैसे कि आपका AD कोड, IFSC कोड, आपका फॉरेन एक्सचेंज आ गया है कि नहीं, BRC के लिए DGFT की कंसल्टेंसी लेनी हो, तो एक ही नंबर है दोस्तों 8000028250। दोस्तों, इंडिया ने बहुत सारे नए नए फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है, जैसे कि UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने नया फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट किया है। तो अगर यहाँ से इंडिया से ऑस्ट्रेलिया माल भेजते हो या ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी या कम लगेगी। उसके लिए अगर आप एक्सपोर्टर हो तो आपको अपने बायर को एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देना होगा, उसे कहेंगे प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जो आप co.dgft.gov.in वेबसाइट पे से निकाल सकते हो। उसके लिए DGFT की DSC चाहिए और आपको कॉस्ट शीट वगैरह अपलोड करनी पड़ेगी, आपको प्रूव करना पड़ेगा एज पर रूल्स ऑफ ओरिजिन कि इंडियन ओरिजिन का सामान है, और उसके लिए कंसल्टेंसी लेनी हो तो दोस्तों कॉल कीजिए ना, छोड़िए ना लीगल चिंता, अपनाइए ना आपका अपना लीगल साथी, आपका अपना दोस्त, लीगल दोस्त, टैक्स कंप्लायंस पार्टनर लीगल सहायता .com। और नया सेवा सुविधा है जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन, जो मैंने आपको बताया, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, IPR रिलेटेड रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन, फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड गाइडेंस, एग्जिम प्रोसीजर्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, फिर आपका फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क कैसे हेज करना, हेजिंग इज अ वेरी गुड टेक्निक टू गेट सेफ फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क, हेज कैसे करेंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे लेंगे वगैरह हम आपको सिखाएंगे। मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए हम बायर फाइंडिंग, सेलर फाइंडिंग की ट्रेनिंग देंगे, फसाई, RCMC, DGFT का फ्री सेल सर्टिफिकेट हो, DGFT का स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट हो, DGFT का एडवांस लाइसेंस सर्टिफिकेट हो, DGFT का आपका EODC हो या EPCG हो, या फिर आपको एक्सपोर्ट का बायर का पेमेंट जो है कैसे सेफ गार्ड करना, उसके लिए ECGC आता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या फिर LC के थ्रू आप अपना बायर का पेमेंट कैसे सेफ गार्ड करोगे। उसके लिए दोस्तों एक ही नंबर कॉल करना है, छोड़िए ना लीगल चिंता, अपनाइए ना आपका अपना साथी, लीगल टैक्स कंप्लायंस पार्टनर लीगल सहायता .com। अगर दोस्तों अगर आपने अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो दोस्तों हमारी टीम को बहुत ही अच्छा नहीं लगता, तो मैं उस टीम की तरफ से थोड़ा विनती करता हूँ कि कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, तो भी हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप थोड़ा कमेंट करिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों कॉल कीजिए 8000028250, योर ओन लीगल साथी। माय नेम इज कल्प शाह फ्रॉम legalsahayata.com। थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड डे।